कंप्यूटर साइंस की इस वीडियो में हम पास पेपर 2019 जो कि 12वीं जमात के फेडरल बोर्ड का सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें सामना करना पड़ता है सेक्शन बी का, जो कि टोटल 21 मार्क्स का है। सेक्शन बी के में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हर सवाल का जवाब आपने कुछ लाइनों में देना है और हर सवाल के 3 नंबर हैं। ये जो सवाल पूछे गए हैं आपके सिलेबस के ये चैप्टर्स हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कंट्रोल स्ट्रक्चर और पॉइंटर। इन पूरे सिलेबस से आपको ये पेपर बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 10 शॉर्ट क्वेश्चन में से हमने 7 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, लेकिन इस पेपर में हम 10 के 10 सवाल हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपने क्या करना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है उनको आपने एक्सप्लेन करना है और उनकी एग्जांपल भी देनी है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बताएंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। यानी एक सिंगल प्रोसेसर मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी कि वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर सके एक वक्त में, ये कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर रनिंग एक्सेल, आपके कंप्यूटर में अगर एक्सेल आप चला रहे हैं एंड ब्राउजर, उसके साथ आपने ब्राउजर भी खोला हुआ है साइमल्टेनियसली एक ही साथ में, इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये एक एग्जांपल है मल्टी प्रोग्रामिंग की। और मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। एक ही वक्त में मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करना साइमल्टेनियसली, ये कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग और इसको थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बैकग्राउंड टास्क होते हैं हमारे, वो तमाम मल्टी थ्रेडिंग की एग्जांपल है। तो इस सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाट इज डिटरमिन्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें क्या डिटरमाइन किया जाता है, उसमें क्या फाइंड आउट किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इट इज़ डिटर्मिनिंग द वाइबिलिटी ऑफ एन आइडिया, कि वो आइडिया कितना वाइबल है या उसकी कितनी वर्थ होगी, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। सच एज इंश्योरिंग अ प्रोजेक्ट इज़ लीगली, कि जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कानूनी एतबार से एंड टेक्निकली, और टेक्निकल एतबार से फिजिबल है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एज वेल एज इकोनॉमिकली, यानी कि वो आपको एक माली फ़ायदा भी दे सकता है। तो अब फिजिबिलिटी एनालिसिस इवेलुएट्स द प्रोजेक्ट पोटेंशियल फॉर सक्सेस। फिजिबिलिटी एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडी क्या करती है? वो प्रोजेक्ट को एवेलुएट करती है कि ये कितना कामयाब हो सकेगा। तो ये चीज़ फाइंड आउट की जाती है फिजिबिलिटी स्टडी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मकसद होता है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। The the purpose of an operating system is to make the computer system convenient to use in an efficient manner. ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके एंड हाइड द डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर फ्रॉम यूजर्स, और हार्डवेयर की जितने भी डिटेल है वो तमाम हाइड होके एक बहुत ही खूबसूरत सा इंटरफेस यूजर के सामने आए। मोर एवर इट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, और यूजर और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हाईलाइट 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट की 6 जिम्मेदारियां आपने हाईलाइट करनी है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। 6 responsibilities of system analyst are given below। सिस्टम एनालिस्ट की 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे नीचे हम दी गई हैं। सबसे पहली इसके अंदर आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इज कलेक्टिंग
एंड एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ न्यू सिस्टम। जो एक नया सिस्टम बनने जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना और एनालाइज करना। दूसरी जिम्मेदारी ये है दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन सच एज फ्लो चार्ट। ये जो भी इसका डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट का, उसकी हवाले से सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है। तीसरा ये है मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एज रिक्वायर्ड। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो कि पहले से मौजूद हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी अपग्रेडिंग, ये भी सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। चौथा ये होता है डिज़ाइनिंग न्यू कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन करना और फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन करना। पांचवा क्या है कि टेक्निकल इश्यूज जो कि ट्रबल शूटिंग के हवाले से होते हैं, कोई डिवाइस काम करना छोड़ दे या उसमें कोई मसला आ रहा है तो उसको फाइंड आउट करना। और छठा क्या है कि क्रिएटिंग सिस्टम गाइडलाइन, सिस्टम को यूज़ करने के हवाले से उसकी गाइडलाइन और मैनुअल्स तैयार करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर भी उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें। तो ये थी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरह से आपने इनका जवाब लिखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाई इज स्केप सीक्वेंस यूज्ड। स्केप सीक्वेंस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। गिव एनी 4 एग्जांपल विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आपने क्या करना है कि कोई से 4 एग्जांपल्स इसकी देनी है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि escape sequence is used in programming to display output of a program। escape sequence इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में ताकि कि प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको बहुत ही कन्वीनियंट वे में डिस्प्ले करवाया जा सके। फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले न्यू लाइन ऑन आउटपुट स्क्रीन, यानी आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट अब एक न्यू लाइन में शो हो तो उसके लिए /n का escape सीक्वेंस इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इसकी मजीद एग्जांपल्स हमारे पास हैं। पहली एग्जांपल है /n हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन। नंबर 2 है /a, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने आउटपुट में अगर हमने कोई बीप साउंड या अलार्म ऐड करना हो उसके लिए करते हैं। /b इस्तेमाल होता है बैक स्पेस के लिए और /t इस्तेमाल होता है टैब के लिए। तो ये 4 एग्जांपल्स थी स्केप सीक्वेंस की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये आपको एक कोड दिया हुआ है और इसका हमने आउटपुट बताना है। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से होगा। तो इस कोड का आउटपुट इस तरह से होगा कि i की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, इनिशियल वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हमने सी आउट करवाया i को, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सी आउट करवाया हमने फिर i को, तो i की जो वैल्यू थी 2 थी वो प्रिंट होगी और उसके बाद 2 में 1 का इजाफा हो जाएगा, प्लस प्लस बाद में आ रहा है, यानी i की न्यू वैल्यू इस स्टेप के बाद 3 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि सी आउट प्लस प्लस आई, अब 3 की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 थी, 3 से एक और का इजाफा होगा और वो हो जाएगी 4 और उसके बाद आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 2 2 4। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट इज द यूजेज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूजेज है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे जी। इसमें आपने लिखना है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू आर सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट। दोनों ही ये स्टेटमेंट लूप के अंदर इस्तेमाल होती हैं विच स्पेसिफिकली यूज टू ऑल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। इसका मकसद ये होता है कि जो प्रोग्राम का एक नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है उसको ऑल्टर कर देना, उसको चेंज कर देना। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, ब्रेक स्टेटमेंट एंड्स द लूप। जैसे ही आप लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे आपकी लूप वहां पे ब्रेक हो जाएगी और आप लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। Whereas the continue statement skips the current iteration of the loop। अगर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट को लूप की बॉडी में इस्तेमाल किया है तो लूप की वो आइट्रेशन वहां से डिसकंटिन्यू होके कंट्रोल वापस लूप की हेड यानी कि उसकी कंडीशन में शिफ्ट होगा और फिर से कंडीशन चेक होगी और फिर अगली आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इस तरह से आपने इन दोनों का यूजेज यहाँ पे लिख देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर, जो एक इंटीजर रीड करेगा और बता देगा प्रिंट्स वेदर इट इज ऑड और इवन, कि वो नंबर ऑड है या इवन है। तो ये चूंकि कोडिंग का प्रोग्राम है तो उसका कोड हम इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टार्ट में एक हेडर फाइल ऐड करनी है। चूंकि
सेकेंड ईयर में हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सी प्लस प्लस वाली ही हेडर फाइल्स यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आप मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन के नाम से, क्योंकि जो इंटीजर आप इनपुट लेंगे वो एन में जाके स्टोर होगा। और फिर एन में स्टोर होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक की गई है कि इफ़ अगर तो एन का रिमाइंडर लिया जाए, मॉड लिया जाए 2 से, अगर तो वो 0 के बराबर आता है तब डिस्प्ले करवा दिया गया कि एन जो है वो हमारे पास एक इवन इंटीजर है। और अगर उसका रिमाइंडर यानी कि उसका मॉड 2 का जो मॉड लेते हैं अगर वो 0 नहीं आता, तब इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका इनपुट किया हुआ नंबर एक ऑड नंबर था, और यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा कोड है, इसके अंदर इफ एल्स का आपने इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। आपने क्या करना है, फर्क करना है वाइल और डू वाइल लूप में क्या फर्क है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। The main difference between a while loop and do while loop is that while loop check condition before iteration of the loop. On the other hand, the do while loop verifies the condition after the execution of the statement inside the loop. दोनों में डिफरेंस ये है कि while loop में क्या होता है कि while loop में कंडीशन चेक होती है लूप की आइट्रेशन से पहले, उसके बरक्स डू वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन वेरीफाई होती है जब लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्राइब 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है जो कि एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक इंटीजर वेरिएबल, वो होल्ड करेगा इंटीजर वैल्यू, और एक इंटीजर पॉइंटर जो है वो क्या करेगा, होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ एक इंटीजर वेरिएबल का। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि अ पॉइंटर एनेबल अस टू एक्सेस अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। अगर कोई भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि पॉइंटर रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। पॉइंटर क्या करता है कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी लेंथ, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, दे इंक्रीज एग्जीक्यूशन स्पीड। इससे ये होता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमने अपने सेक्शन जो हमारा बी था उसके 10 सवाल हल कर लिए हैं। तो ये हमारा सेक्शन बी है 21 मार्क्स का। इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये 10 के 10 सवालों के जवाबात इस वीडियो में बहुत ही तफसील के साथ समझाए गए हैं।